ओके क्लास, लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पार्ट। अभी तक तो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था। अब हम पढ़ते कुछ सेक्शन हैं जिससे अपना आता है नेक्स्ट सेक्शन 6 ऑफ 1A की डीम रेसिडेंट। ऐसे कौन से कंडीशन में केसेस में हम किसी पर्सन को डीम रेसिडेंट कहते वो समझते हैं। तो बोले मान लो कोई इंडियन सिटीज़न है, कोई इंडियन सिटीज़न है जिसका टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ज़्यादा है। बराबर, इसमें फॉरेन इनकम को नहीं ऐड कर रहा मैं। 50 लाख से क्या है, ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में। हाँ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एज अ डीम इनकम, डीम रेसिडेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, डीम रेसिडेंट। कब, जब सपोज ये हो गया मिस्टर ए। इन्होंने अभी कौन सा है, असेसमेंट ईयर क्या है अभी 2025 26, और प्रीवियस ईयर क्या होगा इनके लिए 2024 और 25। सो लेट अज्यूम कि मिस्टर ए ने प्रीवियस ईयर में इनका टोटल इनकम हमने जब कैलकुलेट किया वो आया ₹17 लाख। बराबर, रुपीज़ क्या आया, 17 लाख। और ये मिस्टर ए किसी भी कंट्री में लायबल नहीं है टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। किसी भी कंट्री में लायबल नहीं है टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। इन दैट केस मिस्टर ए को हम क्या बोलेंगे, एज अ डीम रेसिडेंट। मिस्टर ए को क्या बोलेंगे हम, एज अ डीम रेसिडेंट। समझ में आया क्या बोला मैंने? मिस्टर ए ही इज़ एन इंडियन सिटीज़न। बराबर, इनका प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम कितना था, 15 लाख से ज़्यादा था, जिसमें मैंने फॉरेन इनकम को ऐड नहीं किया है अदर देन एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम्स। तो एक का प्रीवियस ईयर में इनकम में अगर आया 17 लाख और वो किसी भी अदर कंट्री टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, सो इन दैट केस मिस्टर ए विल बी अ डीम रेसिडेंट। मिस्टर ए विल बी डीम रेसिडेंट। हाँ, उनको हम हमेशा कैसे ट्रीट करेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हाँ, लेकिन इसमें एक केस ये भी कह सकता मैं कि मान लो यही मिस्टर ए, दूसरा केस कि मान लो मेरे पास अभी है मिस्टर बी। अब मिस्टर बी इज इन स्टे इन सम कंट्री, मान लो इन समवेयर इन अदर कंट्री एक्स, एंड ही इज़ लायबल टू पे टैक्स इन दिस कंट्री एक्स। सिंपल है ना, बी क्या हो गया, एक पर्सन है जो कि किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं और उस कंट्री में वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए। तो उस केस में हम उनको डीम रेसिडेंट नहीं कंसिडर करेंगे और ना ही उनसे कोई टैक्स क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ना ही उनसे कोई टैक्स क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। सिंपल था ना। डीम रेसिडेंट कौन है, अगर ए है प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज़्यादा है, जिसमें फॉरेन सोर्स नहीं है और वो किसी भी दूसरे कंट्री टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, सो इन दैट केस दैट पर्सन विल बी डीम रेसिडेंट। अगर वही पर्सन किसी दूसरे कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, सो हम उस केस में उस पर्सन को डीम रेसिडेंट एज अज्यूम नहीं कर सकते हैं और ना ही उस पर्सन से किसी भी टाइप का टैक्स कलेक्ट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 6 ऑफ 2। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब बोला अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मैनेजमेंट कंट्रोल्स है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में है जो इंडिया में ही सिचुएटेड है, तो वो रेसिडेंट रहेगा। अगर इंडिया के बाहर है तो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। क्या बोला मैंने, कोई एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें कौन रहता है, मेन कर्ता। इफ कर्ता इज सिचुएटेड इन इंडिया, ही इज स्टेइंग इन इंडिया, तो इन दैट केस कर्ता क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। लेकिन अगर वही कर्ता ही स्टेइंग इन अदर कंट्री और वहाँ से वो अगर क्या कर रहे, पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे, तो उस केस में वो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। उस केस में क्या हो जाएंगे, नॉन रेसिडेंट। तो अगर वो रेसिडेंट है, अगर कर्ता इज रेसिडेंट,
तो इन दैट केस हम सेक्शन 6 ऑफ 6 चेक करेंगे। सेक्शन 6 ऑफ 6 क्या था? सेक्शन 6 ऑफ 6 याद है? भाई पढ़ा ना यहाँ पे कि भाई 10 साल में से किसी भी 2 साल के लिए रेसिडेंट होना चाहिए, पिछले 7 साल में कितने डेज़ के लिए इंडिया में रहना चाहिए, 730। इस केस के बेस पे हम उसको बताएंगे या तो करता है या तो ROR है या फिर क्या करता RNOR या फिर क्या करता RNOR रिगार्ड इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कोई फॉर्म्स की बात करते हैं। कोई फॉर्म हो गया, फिर आर्टिफिशियल AOP हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, लोकल अथॉरिटी है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। उस केस में सेम है ना। अगर भाई मेरे पास कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ बराबर। लेकिन अगर मैं इंडिया में प्रेजेंट हूँ, इंडिया में ही रह के क्या कर रहा हूँ, उसको हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं रेसिडेंट। लेकिन अगर वही चीज़ बाहर आउटसाइड इंडिया उसको हैंडल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। सिंपल ना। फिर हम बात करते हैं कंपनी, इंडियन कंपनी रेसिडेंट, इंडियन कंपनी क्या हो जाएगी, रेसिडेंट। लेकिन वही अगर कोई बाहर की कंपनी है तो उस बाहर की कंपनी में हमें चेक करना है कि भाई उस बाहर की कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में था क्या। अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में है सो इट विल बी रेसिडेंट और अदरवाइज इट विल बी नॉन रेसिडेंट। सिंपल ना, समझ में। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब जिसमें की मैनेजमेंट, कमर्शियल डिसीजंस, ये सब जो नेसेसरी है बिजनेस के लिए, वो सब कहाँ पे वो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब देखो 2 टाइप का इनकम होता है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। अगर इंडियन इनकम रिसीव हो रहा है या फिर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, कोई भी इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम। क्या हो जाएगा, इंडियन। या फिर एक्यूरिंग और अराइजिंग और डीम टू बी अराइज इन इंडिया। भाई तुम इंडिया में तुम्हें अराइज हो रहा है, फिर डीम टू बी अराइज इन इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम। अदरवाइज इट विल बी फॉरेन इनकम, अदरवाइज इट विल बी फॉरेन इनकम। ठीक है, तो मतलब अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, अभी वो 3 तरह का था ना, कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, अगर रेसिडेंट है तो ROR होगा या फिर RNOR होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा, ये चीज़ हो सकता है। तो अगर इंडियन इनकम है तो भाई टैक्सेबल है, इधर भी टैक्सेबल है, इसका भी टैक्सेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉरेन इनकम की बात करूँ मैं, ठीक है, फॉरेन इनकम की बात करूँ मैं, वो इनकम कहाँ से आ रहा है, किसी बिजनेस से आ रहा है, प्रोफेशन से आ रहा है जो सेटअप इन इंडिया है, तो अगर वो पर्सन ROR है तो टैक्सेबल रहेगा। अगर वो पर्सन RNOR है फिर भी टैक्सेबल रहेगा। लेकिन अगर वही पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में उसका फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि भाई अदर देन फॉरेन इनकम है, अदर देन क्या है, अदर फॉरेन इनकम, हाँ, तो ROR के लिए टैक्सेबल रहेगा, बाकी सब के लिए क्या रहेगा, नॉन टैक्सेबल। समझ में आया। इंडियन इनकम है, अब वो कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर इंडिया में वो किसी भी टाइप का कुछ भी इनकम कमा रहा है तो भाई टैक्सेबल रहेगा। हाँ, इंडियन इनकम नहीं भाई, फॉरेन इनकम है, तो उस टाइम पे ROR NOR के लिए क्या रहेगा, टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं रहेगा। हाँ, अदर देन फॉरेन इनकम, अदर फॉरेन इनकम हो गए, जैसे कोई बिजनेस सेटअप नहीं है इंडिया में लेकिन वो कुछ अलग टाइप का, उसको जैसे कोई डिविडेंड मिल रहा है, कुछ अलग कुछ उसको पे मिल रहा है जो फॉरेन से आ रहा है,
ठीक है, उसका इंडिया में कुछ लेना देना नहीं है। उस केस में अगर वो ROR है तो पे करेगा, नहीं तो वो पे नहीं करेगा। अगर ROR है तो पे करेगा, नहीं तो पे वो करेगा नहीं। कोई डाउट इसमें? पक्का? तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इसको। आई होप समझ में आएगा सबको। थैंक यू।